हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा पूरे फर्स्ट चैप्टर के पूरे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, मतलब जितने भी एमसीक्यू की बात कर रहे हैं हम लोग वो सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहां से आपको बन जाएंगे। बाकी इनके अलावा अगर कुछ आता है तो बस उसमें थोड़ा सा आगे पीछे चेंज होगा, बाकी और कोई चीजें चेंज होने वाली नहीं है। तो आज जितने भी हम लोग एमसीक्यू पे बात करेंगे ये आपके खाली पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया से है, ठीक है, पहले चैप्टर से खाली है। तो उसके जितने भी पॉइंट है उसको आपको एक जगह नोट कर लेने हैं और जितने भी एमसीक्यू हैं, लगभग हमको लग रहा है 20 से 22 एमसीक्यू आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये 20 से 22 एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे, क्या आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। आवाज और स्क्रीन क्लियर होगा तो आप सभी जानते हो आपको क्या करना है, सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर देना है, अपने सभी दोस्तों को बुला लेना है और जितने बच्चे भी चैनल पे नए हैं बेटा उनको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि बेल आइकन दबाए रहोगे तो आपको जो भी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता हुआ होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ना दबाना भूलें। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ वो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि हम अपने सामने आपके सामने लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पहले चैप्टर के। तो ये देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको दो इक्वेशन दिख रहे हैं, सॉरी दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। इन दो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि समीकरण है BeC प्लस XH2O प्लस YBeOH का ट्वाइस प्लस CH4 में X तथा Y का मान क्रमशः होगा, यानी इस समीकरण को हमको बेटा क्या करना है, संतुलित करना है। सिंपल सा काम, इस समीकरण को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। और संतुलित करने पे कौन सा मान आएगा यहां पर, ठीक है, कौन सा मान आएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इस इक्वेशन को पहले लिख लो, जैसे लिख लिया, क्या लिख लिया भाई, Be2C प्लस XH2O दे रखा है, ठीक है। और ये क्या बना दे रहा है, ये क्या बना दे रहा है, YBeOH का ट्वाइस प्लस CH4 बना दे रहा है, प्लस क्या बना दे रहा है, CH4 बना दे रहा है। अब देखो क्या चीज है कि किस तरीके से ये संतुलित होगा। तो आप देख रहे हो यहां पे 2 बी है, यहां पर कम दिख रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पे देखो y का मान, पहले y के मान में आ जाओ। तो y का मान 1 तो हो नहीं सकता, तो y का मान ये वाला ऑप्शन कभी आपका होने वाला नहीं है। तो y का मान हम क्या रखेंगे बेटा, अब देखो वहां पे y का मान 4 दिया हुआ पहले वाले ऑप्शन में। अब अगर हम 4 रखते हैं तो यहां से फिर ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए पहला और चौथा ऑप्शन तो किसी हाल में नहीं होने वाला है, ठीक है। या हम अपने बस ऑप्शन को देख के जज कर लेंगे, इसमें और कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन को देख के जज किया तो पहला और चौथा हट गया, बाकी आ गया दूसरा और तीसरा। तो दूसरे और तीसरे में से कौन सा सही होगा, तो अगर हम अच्छा x की जगह 1 रख दें, तो x की जगह 1 है तो 1 रखेंगे तो भी बैलेंस नहीं होना, क्योंकि यहाँ 6 हाइड्रोजन पहले से है। यानी कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपका बच रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। और बाकी आप इस मान को यहाँ पे रखोगे, देखोगे आपको खुद ही मिल जाएगा कि हाँ सर ये इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा कब, जब आप इन मान को यहां पे रख दोगे। तो रख के देख लेता हूं मैं, 4 रख देना है x की जगह, तो ये हो गया Be2C प्लस 4H2O आफ्टर रिएक्शन 2BeOH का ट्वाइस प्लस CH4। तो एक कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन कितना, देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 हाइड्रोजन बराबर है, 2 Be बराबर है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी ये आपका फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। तो यानी x और y की जगह क्रमशः क्या रखना है आपको, 4 और 2 रखना है, ठीक है। क्रमशः की बात किया था, क्रमशः नहीं होता तो ये वाला मान भी आप देख सकते हो, लेकिन क्रमशः बोला था इसलिए 4 और 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैग्नीशियम धातु
मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना उदाहरण है किसका? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा है सर, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? तो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट। Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखो ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम यहां आ गया और आयरन को बाहर कर दिया, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है। पढ़ रखा है आप लोगों ने? तो सर ये कौन सी अभिक्रिया है? ये सर विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन नहीं है, दो विस्थापन, यहाँ पे दो चीजों का विस्थापन नहीं हो रहा है, खाली एक ही का हो रहा है, तो इसीलिए कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका बेटा? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार करा रखा है कि 2PbO plus C gives 2PbCO2 में सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आपको बताना है जल्दी से। कौन सा कथन यहां पे असत्य है? तो सिंपल सा है, असत्य की बात हो रही है, तो असत्य में देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अभिक्रिया के बाद की बात है, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड किसमें किसमें दे रखा है भाई? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कुछ मिस्टेक है क्या? देखो पहला और दूसरा वाला ऑप्शन सेम हो गया है। ठीक है, बी वाले में यहां पे एक और कर लीजिएगा आप लोग ना, इसमें 1 2 3, पहला और तीसरा, पहला दूसरा पहला तीसरा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो कह रहा है सीसा जो है वो अपचयित हो रहा है, तो सीसा PbO। ठीक है, PbO, तो PbO है, ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना आप जानते हो अपचयन कहलाता है, तो PbO अपचयित हो रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, और कौन सा नहीं सही है? कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन देखो, कार्बन था, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, PbO लेड ऑक्साइड, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस वाले ऑप्शन में आपको कई बार बताया गया है और आप इसका जानते भी हो आंसर, कौन सा हो जाएगा सर? बी वाला ऑप्शन, पहला और तीसरा। कौन सा कथन असत्य है? पहला और तीसरा, कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है, ये दोनों आपके क्या हैं? गलत है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? पांचवा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा? सोडियम क्लोराइड और कॉपर। सोडियम क्लोराइड और कॉपर, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सोडियम क्लोराइड और कॉपर, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम, यानी इसमें कह रहा है MgCl2 और Al, फेरस सल्फेट और सिल्वर, FeSO4 और Ag, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और Cu। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? यानी इसमें कौन सी अभिक्रिया है जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखा रही होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं वो जल्दी से बताएं कौन सा प्रतिस्थापन दिखाएगा, कौन सा दिखाएगा? तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखोगे जो धातुओं की सक्रियता का क्रम है, धातुओं की सक्रियता का क्रम में कॉपर जो है वो Ag से ऊपर आता है, तो वो Ag को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, बाकी और सब विस्थापित नहीं कर पाएंगे।
बाकी और सब विस्थापित नहीं कर पाएंगे। यानी यहां पर डी वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन गैस, ये क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं पहले, तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बेटा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट और कॉपर। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन है। जिंक कॉपर को हटा दिया तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? सर विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण BaCl2 plus H2SO4 BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 और 2HCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहां पर याद रखिएगा बेरियम सल्फेट देखो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, तो सॉलिड फॉर्म में आपका ये कौन सा हो जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बेटा? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी, जहां पे अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? अवक्षेप का। अगर द्विविस्थापन तो देखने को है, लेकिन द्विविस्थापन यहाँ पे देखो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा, तो द्विविस्थापन तो है, साथ ही साथ अवक्षेपण भी है। ठीक है, अच्छा यहां पे आ जाओ। 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट इस पे बात करते हैं ना। अब कह रहा है 3 बीकर है ABC, 3 बीकर है A, B तथा C में प्रत्येक में 25 ml जल लिया गया है। A और B और C में क्रमशः A में क्या है भाई? NaOH है, कॉपर सल्फेट है और NaCl है कि कुछ मात्रा मिलाई गई। यह देखा गया कि A और B के विलयनों के तापमानों में वृद्धि हुई है। A और B के विलयन में तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि C के विलयन का तापमान कम हो गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मिलाने पर क्या में A और B में क्रमशः NaOH की कुछ मात्रा मिलाई गई। यह देखा गया कि A, B विलयन का तापमान बढ़ा है, जबकि C का तापमान कम हुआ है। तो तापमान बढ़ा यानी वो ऊष्मा को अवशोषित किया होगा, तो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो अवशोषित करने का मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो A और B ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और C ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो यानी सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन भाई, सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन किस में दिया है? डी वाले पे। डी वाले को लॉक कर दिया जाए, डी वाले को लॉक कर दिया जाए। जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताओ, डी वाले को लॉक कर दिया जाए। हाँ जल्दी बताओ, इसी चीज को समझना है। ए और बी में जब मिलाया गया तो तापमान बढ़ गया, तो तापमान कब बढ़ा होगा? जब वो ऊष्मा निकाल रहा होगा, और ऊष्मा निकालने का मतलब हो गया यहां पर आपका क्या कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। ए और बी कौन सी अभिक्रिया होगा? ऊष्मा क्षेपी होगा। और सी कौन सा होगा? ऊष्मा शोषी होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अवशोषित कर लेगा, इसीलिए तो वो ठंडा हो जा रहा है। तो ए सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा, यानी पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आइए अगला, इस चीज को ध्यान देंगे ना। अगला, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पहचानिए। निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पहचानिए। यहां पे O2 है, MnO2, MnO2, HCl, MnCl2, Cl2, H2O में ऑक्सीकारक कौन है? तो ऑक्सीकारक वो होगा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकारक कौन होगा? जिसका अपचयन होगा और दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा होगा। तो यहां देखो मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है, यहां पे क्लोरीन है।
ठीक है, यहां पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकाल लोगे बेटा ना, तो ये आपका +4 आएगा, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगी, तो +4 से +2 हो जा रहा है, +4 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, यानी कम हो रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है, यानी ये कौन होगा, ऑक्सीकारक की तरह कौन काम करेगा, Mn। ठीक है, MnO2 जो है वो आपका क्या है, ऑक्सीकारक है। निम्न अभिक्रिया में अपचायक को पहचानना है भाई, अपचायक की पहचान कैसे होगी, कौन अपचायक है, तो अपचायक वो होगा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के पास देखो कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो बिना सोचे आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बताओ बेटा, अपचायक की भांति कौन होगा, Fe2O, जल्दी बोलो कौन होगा, CO, जो भी मैंने बोला। तो यहां अपचायक की भांति कौन कार्य कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्यों देखो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, आप जानते हो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है भाई वो तो अपचायक की भांति कार्य करेगा ना, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपचायक की भांति, और इसके पास देखो ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जिसका अपचयन होता है वो किसकी तरह काम करता है, वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी भंडारण के लिए, ठीक है, परिरक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, और हीलियम या नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, किसको रखा जाता है, तो आप सभी जानते हो किसको रखा जाएगा बेटा, हीलियम या नाइट्रोजन को रखा जाएगा, किसको रखा जाएगा, हीलियम या नाइट्रोजन, ठीक है, क्या रखा जाएगा, हीलियम या नाइट्रोजन। नेक्स्ट, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि कौन सा उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो आपको एग्जांपल याद होगा तभी आप बता पाओगे कि हाँ सर ये उष्मा शोषी है, बाकी जो है वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होंगे। तो इसमें आपका सबसे सिंपल सा हो जाएगा कौन सा, तो उष्मा शोषी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है ये उष्मा शोषी है, बाकी सब जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये कैसे तैयार होगा सर, तो इसके लिए मैंने पहले ही बता रखा है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी का, जैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्मित करता है, यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की है, ठीक है। तो अब देखो बेरियम क्लोराइड अभी हमने देखा भी था ये रिएक्शन, BaCl2 बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ठीक है, यानी NH4Cl बैलेंस कर लो, ये बना रहा है, ठीक है। अब कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, एक विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन तो नहीं है क्योंकि यहां 2 चीजें हो रही हैं, तो विस्थापन यानी पहला वाला ऑप्शन नहीं है। निम्न में से किस प्रकार की है, तो पहला नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होना है, ए नहीं होना है, ठीक है। दूसरा, अवक्षेपण अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये अवक्षेपण के साथ साथ द्विविस्थापन दोनों होगी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, कि अवक्षेपण तो है, इसका अवक्षेप बनता है, सॉलिड फॉर्म में आता है तो इसका अवक्षेप बनता है, और साथ ही साथ द्विविस्थापन भी हो रहा है, एक दूसरे के आयंस का आपस में क्या कर रहे हैं, ये अदला बदली कर ले रहे हैं, तो आयन का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो द्विविस्थापन के साथ साथ ये आपका क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, ठीक है। केवल अवक्षेपण पे मत टिक लगा दीजिएगा, ठीक है बेटा। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के लिए जल डैश का कार्य कर रहा है, इस अभिक्रिया के लिए जल किसका कार्य कर रहा है,
तो विस्थापन का कार्य कर रहा है, संयोजन, अपचायक या ऑक्सीकारक। तो यहां पर आप देख रहे हो आयरन आपका 0 में है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ये अपचायक की भांति कार्य करेगा। और H2O में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया, यानी ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, बिना सोचे हुए आपको टिक कर लगा देना है कि सर किसकी भांति कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हो रहा है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की भांति कार्य करता है। चाहो तो आप इसको नोट में लिख लो, यहां पे हालांकि लिखवाया गया है बट फिर से इसको नोट में लिख लो। क्या नोट कर लो? पहला पॉइंट कि जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक दूसरा जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक। पूरा बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो क्या, का कार्य करता है, यहां पे वही हो जाएगा, का कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? इसका स्क्रीनशॉट लो। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्या बेटा, कि निम्न में से कौन सा कूट सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा कूट सही सुमेलित है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो विस्थापन किस में हो रहा है भाई, तीसरे में, तो सी का तीसरा, सी का तीसरा देखो, देखो हम किसी को भी लेके चल सकते हैं, तो हम अपने से लेते हैं सी का तीसरा, तो सी का तीसरा यहां पे विस्थापन है, ये वाला हमको एकदम अच्छे से याद है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ये आएगा, इसको हटा देगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, यानी सी का तीसरा किसमें किसमें है, किसी में नहीं है, यानी बिना सोचे पहला वाला ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, बी का चौथा, बी का चौथा देखो वियोजन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है, तो वियोजन हो रहा है। ए का दूसरा संयोजन, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और बचा कौन सा, उपचयन, तो डी का पहला हो जाएगा, डी का पहला NaO2 वाला। ठीक है, सिंपल सा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, सिंपल सा था, एक ही ऑप्शन देखा हमने, विस्थापन कौन सा है, ये वाला, तो सी का तीसरा है, सी का तीसरा, बात खत्म, और देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कब पड़ता, जब किसी और सी में तीसरा ऑप्शन होता, तो किसी और सी में तीसरा नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन यहीं पे सही हो गया। आओ अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कि एक तनु फेरस सल्फेट विलयन यानी FeSO4, एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को एक अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट विलयन युक्त बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग धीरे धीरे हल्का हुआ, वह अंत में विलयन रंगहीन हो गया। अंत में विलयन क्या हुआ, रंगहीन हो गया। निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त प्रेक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। ठीक है, कह रहा है कौन सा सबसे अच्छा है, तो ए में KMnO4 एक उपचायक है, यह FeSO4 को उपचयित करता है। FeSO4 उपचायक का कार्य करता है, यह KMnO4 को उपचयित करता है। केवल तनुकरण के कारण विलयन का रंग
अदृश्य हो जाता है, इसीलिए कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और डी KMnO4 अस्थायी यौगिक है तथा ये FeSO4 की उपस्थिति में विघटित होकर एक रंगहीन यौगिक में बदल जाता है। तो यहाँ पर सबसे सही और सबसे सुटेबल ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सा है, तो पहला वाला ऑप्शन। कौन सा? और ये बात याद रखेंगे कि KMnO4 जो है, KMnO4 वो उपचायक है, यानी ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा है, और ये आयरन सल्फेट का ऑक्सीकरण कर देता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस चीज को याद रखेंगे कि अगर किसी चीज में किसी को मिलाने पे, KMnO4 में मिलाने पे उसका कलर गायब हो रहा है, यानी वो उपचायक की बात कार्य करेगा, यानी उसका ऑक्सीकरण कर देगा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आंसर आप सभी को मालूम होगा। कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। आप कहोगे सर सब में तो पीबी लग रहा है, तो इसमें नहीं है, पहले ये वाला हटा दो। बाकी और सिंपल सा ऑप्शन आप कैसे बता दोगे, तो जैसे ही आपको ये मालूम होगा कि लेड के ऊपर कितना और नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सिल्वर नाइट्रेट लिखा था AgNO3, यहां से आपको ये बात पता चली होगी कि सर Ag के ऊपर एक प्लस और नाइट्रेट यानी NO3 के ऊपर एक माइनस होता है। और सॉरी, लेड की बात करें तो लेड के यानी पीबी के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, तो एक पीबी को 2 NO3 सेटिस्फाइड करेगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है किसका भाई? संयोजन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का, कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। इसके बाद अगला, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। या आप जानते हो जिंक प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जिंक H2SO4 अभिक्रिया किस प्रकार की है भाई? इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बोल दिया तो जिंक क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है ना, तो ये बी वाला ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। बात क्लियर है? देखो एक एक क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हैं, और आप जितना ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो आपके 20 नंबर के एमसीक्यू वाले प्रश्न आने हैं बेटा, वो आप तभी कर पाओगे जब आपका एमसीक्यू पे अच्छे से प्रैक्टिस होगा। आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपको यहां दे रखा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जो अभिक्रियाएं देखो हिंदी में बोल रखा है, इसके हमको संतुलित समीकरण लिखना है। तो पहला है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल, देखो इसी के नीचे मैं लिखता हुआ चलूंगा, बहुत ही सिंपल सा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा तो 2 मोल बनेगा, बैलेंस है हमारा। ये लिख लोगे 1 नंबर में एकदम आराम से आ जाएगा। अच्छा, बेरियम क्लोराइड पता होना चाहिए फॉर्मूला, तो सर BaCl2, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट यानी NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बना देगा भाई। क्या बना देगा? BaSO4, और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl बनाएगा, और इसके आगे 2 लगा दो, समीकरण बैलेंस हो गया। ये लिखे 1 नंबर, इसको लिखा 1 नंबर, ये दोनों लिखोगे 1-1 नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और कॉपर यानी Cu बना रहा है। बैलेंस करना है, यहां पर 3 कर दो, यहां पर 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन है, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2, देखो सारी चीजें बराबर हो गई। 2 एल्यूमिनियम इधर, 2 एल्यूमिनियम इधर,
6 क्लोरीन उधर, 6 क्लोरीन उधर, 3 कॉपर इधर, 3 कॉपर इधर, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। यहाँ जाओ बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, BaCl2 पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है भाई, किसके साथ? पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, बेरियम सल्फेट बना रहा है बेटा, और साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl बना रहा है। बैलेंस करना है, आगे 2 लगा दो, इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये बना रहा है, ये प्लस और ये बना रहा है, ये आपका बैलेंस इक्वेशन। ये 4 आपने जैसे किया 4 नंबर आपको तुरंत मिल जाने। बात समझ में आई? कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे बिना सोचे हुए। जितने भी नए बच्चे हैं बेटा वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का पहला, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए, और श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, समझाइए। 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, दोनों पे आपको 2-2 नंबर मिलने वाला है। तो पहला कह रहा है ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सा अभी हमने बात किया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपका सिंपल सा हो जाएगा, ढेर सारे एग्जाम्पल है जिसमें से एक हम लोग लिख लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या? ऊष्मा, प्लस क्या देगा? ऊष्मा देगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किसका उदाहरण हो जाएगा बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा। चलिए अगली अभिक्रिया ऊष्मा शोषी की बात करें अगर बेटा, जहां ऊष्मा अवशोषित हो रहा हो, तो वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सॉरी, सबसे सिंपल एग्जाम्पल आप ले लो, कार्बन प्लस H2O गिव CO प्लस H2। यहां पे आपने ले लिया क्या? कार्बन प्लस H2O गिव कार्बन मोनोऑक्साइड और गैस। यहाँ पे आपको क्या होगा, देखो इस एरो के ऊपर ही आप बना लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। इस एरो के ऊपर आप इस तरीके से हीट का सिंबल बना दो, यानी इसको गर्म करने पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो गर्म करना मतलब उसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, तब ये प्रक्रिया हो रही है, और यहाँ पर प्रक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद बी वाला जो था उसमें आपका आंसर क्या लिख दोगे आप कि चावल, आलू, ब्रेड आदि जिन्हें हम खाते हैं में स्टार्च होता है। क्या होता है बेटा? स्टार्च होता है। पाचन के दौरान स्टार्च ग्लूकोज में टूटता है। एमसीक्यू में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पाचन के दौरान स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाता है। श्वसन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है तथा ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऊष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है, निकलती है, जो हमारे शरीर को वांछित ऊर्जा प्रदान करती है। अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ऊष्मा रिलीज हो रही होती है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पे कि श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना गया है, तो यही रीजन है क्योंकि यहाँ ऊष्मा, खाना वाना जो खाते हैं तो वहां से हमको ऊष्मा मिलती है। उस ऊष्मा के कारण हमारा शरीर काम करता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए। संक्षारण और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, और हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाते हैं? ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, जिसमें आपको 1.5 नंबर यहां पर, 1.5 नंबर यहां पर और 1 नंबर यहां पर मिलेगा पेपर में। 4 नंबर पूरा हो जाएगा।
तो संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों के बारे में आप लोगों को डिटेल में लिखवाया गया है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे क्या, वह प्रक्रम जिसमें धात्विक वायुमंडलीय गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प आदि की क्रिया से क्या हो जाती हैं, धीमे धीमे नष्ट हो जाती हैं, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। सबसे सिंपल एग्जांपल आपका हो जाता है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना संक्षारण का सर्वाधिक सामान्य उदाहरण है। जब एक लोहे की वस्तु नम वायु में खुली रखी जाती है तब इसकी सतह पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, संक्षारण एकदम लिखवाया गया है, एक एक पॉइंट लिखवाया गया है, तो आप यहाँ पे डिटेल में बता दोगे कि उसे हम क्या कहेंगे, जंग कहेंगे। जंग का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कई बार पूछा हुआ है। Fe2O3.X H2O जो है वो जंग का फॉर्मूला होता है। जंग का निर्माण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा H2O के लोहे की वस्तुओं की सतह पर आक्रमण से होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है एमसीक्यू में, तो इसको भी तैयार करेंगे। यहां आ जाओ, विकृत गंधिता की बात करें तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो जो भोजन का टेस्ट खराब हो जाता है, खाना गर्मी का दिन चल रहा है, गर्मियों के दिनों में खाने ज्यादा खराब होते हैं, तो जो खाने खराब होते हैं बेटा, उन्हीं खाने को जो खराब होना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप अप्रिय गंध यानी अरुचिकर गंध, ठीक है, अप्रिय स्वाद जो आपको पसंद ना हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है कि समय से गुजरने पर इन भोज्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। और संक्षारण से बचने के लिए हम वस्तुओं को क्या करते हैं भाई, पेंट करते हैं। क्वेश्चन पूछा था ना कि वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम उनको क्या चाहते हैं, संक्षारण से बचाना चाहते हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए वस्तुओं को क्या किया जाता है, पेंट किया जा रहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, 6 नंबर के क्वेश्चन है ये। अब ये जो देखेंगे हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है, जिप्सम बना ले रहा है। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार जल्दी से कमेंट करिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सॉरी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जल्दी से, कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रोक्साइड। तो CaSO4.12H2O को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जब हम कराते हैं बेटा जल के साथ, किसके साथ कराते हैं, जल के साथ, तो वो जिप्सम बनाता है। तो आपको जाहिर सी बात है जिप्सम का भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। जिनको पता रहेगा वो लिख देंगे। तो जिप्सम का फॉर्मूले में क्या हो जाता है, CaSO4.2H2O, बस यही थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पे हाफ H2O है तो इसको POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और यहाँ 2H2O हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिप्सम कहेंगे। अब देखो यहाँ आधा है तो यहाँ पे कितने H2O की जरूरत होगी, तो 1 सही 1/2 यानी 1.5 H2O, 1.5 मोल H2O का लेंगे तो वो हमारा क्या बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। क्लियर है, चलो। यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ये तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, हाइड्रोजन यानी H2 जो है वो क्लोरीन यानी Cl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 अभिक्रिया करके क्या बना रहा भाई, जिंक ऑक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम यानी Mg प्लस के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और हाइड्रोजन दे रहा है, तो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा होगा? 2 मोल ऑफ HCl। 2 मोल ऑफ HCl के साथ अभिक्रिया करा देना, क्या बना देगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन दे रहा होगा। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया किया, क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, कितना? 2 मोल। ठीक है, सिंपल सा बैलेंस हो गया। यहां सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, आपको देखो फॉर्मूला पता रहेगा, आप बहुत आराम से कर ले जाओगे, नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ होगा। सोडियम आयोडाइड सर NaI, क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 और यहां पे आपका क्या बनाएगा? सिल्वर आयोडाइड बना देगा, AgI, क्या बना देगा? सिल्वर आयोडाइड बना देगा। ये सिंपल सा 6 के 6 रिएक्शन करोगे, आपको पूरा का पूरा 6 नंबर मिल रहा होगा और यहाँ पे आपके ये 6 नंबर मिल जाएंगे सिंपल से। बस कैसे? तो जब आपको फॉर्मूलों के नाम पता होंगे, रिएक्शन पता होगा, तो आप तुरंत कर लोगे। अभी जैसे ही टाइम बीतेगा मैं आपको और तरीका बताऊंगा, बट अभी याद रखो कि इधर क्लास में जितनी भी चीजें दिखाई जा रही हैं, जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं, बेरियम क्लोराइड कंपाउंड के नाम दिख रहे हैं, उनके आप फॉर्मूले लिखते हुए चलिए कि बेरियम क्लोराइड का क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का क्या है, सोडियम आयोडाइड का क्या है। जब आप फॉर्मूला लिखे रहेंगे जिप्सम का क्या है ना, तो कन्वर्जन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मंद तथा तीव्र अभिक्रिया। 5वें में 2 क्वेश्चन बोल रहा है, मंद तथा तीव्र अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए और कौन से कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं? तो मंद अभिक्रिया जो बहुत धीरे धीरे होगी, मैं आपको बता चुका हूं, मंद अभिक्रिया जो बहुत धीरे धीरे होती है उन अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कुछ अभिक्रियाएं पूर्ण होने में अधिक समय लेती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस के आक्रमण के कारण लोहे में जंग लगना। लोहे की वस्तु में पूर्णतः जंग लगने में कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मंद अभिक्रियाओं में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन में अधिक समय लगता है। सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलेंगे। एग्जाम्पल में देखो, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करने के पश्चात सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एसीटेट तथा जल बनाता है। इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में कुछ मिनट का समय लगता है, अतः ये एक मंद अभिक्रिया है। मिनट का समय लगता है, फिर भी ये क्या है? एक मंद अभिक्रिया है। ठीक है, यहां आ जाओ। तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं फास्ट या रैपिड रिएक्शन, तो वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत अल्प समय में, जो बहुत धीरे हो जाए, बहुत जल्दी, जो बहुत जल्दी हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक मिलने के पश्चात अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय लगभग कितना होगा? 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी माइक्रो सेकेंड्स में जो अभिक्रियाएं पूरी होती हैं बहुत ही जल्दी, उन्हें हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में मिलाते हैं, ठीक है, तो त्वरित होकर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और एक तीक्षणिक अभिक्रिया होती है। क्या है? ताक्षणिक अभिक्रिया, मतलब क्षण भर में हो जाएगी, क्षण भर में तुरंत आपका कंप्लीट हो रहा होगा, क्योंकि यह आयनों के मध्य होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि जो भी अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती हैं वो तीव्र अभिक्रिया होती हैं। क्लियर है? जो भी अभिक्रियाएं जो बेटा आयनों के मध्य होती हैं वो कौन सी अभिक्रिया होती है? तीव्र अभिक्रिया होती है। क्लियर है बेटा? जल्दी से ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, उसी का बी वाला पार्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कौन कौन करता है। तो दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है बेटा? उष्मा, दाब, अभिकारकों की मात्राएं एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति या अनुपस्थिति। कुछ अभिक्रियाएं जो हैं नमी, प्रकाश आदि से भी क्या हो जाती हैं? प्रभावित हो जाती हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया को प्रभावित कर रहे होंगे? तो उसमें याद रखिएगा उष्मा, दाब, मात्रा, उत्प्रेरक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जो नमी और प्रकाश के संपर्क में आते ही हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगाने से पहले आप सभी बच्चे एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा हुआ है और 6 नंबर आप पूरा का पूरा लेके आओगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्पष्टीकरण देते हुए निम्नलिखित अभिक्रियाओं की प्रकार का नाम बताइए। किस प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं? तो यहाँ पे आप देखो जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो बिना सोचे मुझे मालूम है कि आप बता दोगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सर विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों है? तो स्पष्टीकरण देना होगा तो आप लिख लोगे विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि जिंक HCl में से H2 को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, या फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आप अपने से स्टेटमेंट, ठीक है, को एक मैं लिख दे रहा हूं, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। को विस्थापित करता है। ठीक है, किसको विस्थापित कर रहा है? तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। यहाँ H2 लिखोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे H लिख लो। ठीक है, H को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना रहा है, दो मिलके एक उत्पाद दे रहे हैं। तो ये कौन सा है सर? ये संयोजन अभिक्रिया है, या इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि दो मिलके एक उत्पाद दे रहे हैं। डिफिनेशन आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। ये भी कौन सी अभिक्रिया में आ जाएगा बेटा? तो सर ये भी संयोजन अभिक्रिया में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, दो मिलके एक उत्पाद दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट HCl H+ और Cl- में, तो यहां पे देखो वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी? तो आयनिक वियोजन है। आयनिक वियोजन अभिक्रिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? आयनिक वियोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये एक उत्पाद दो अलग अलग में टूट रहा है और दो अलग अलग आयनों में टूट रहा है। AgNO3 KCl के साथ KNO3 और AgCl बना रहा है। कौन सी अभिक्रिया है? बिल्कुल सही जवाब। कौन सी हो जाएगी भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जहां पे दो का विस्थापन हो रहा है। किसका? AgCl के साथ चला जा रहा है और K जो है वो NO3 के साथ आ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? यहां जाओ, HNO3 NaOH के साथ अभिक्रिया करके NaNO3 और H2O बना रहा है। ये क्या है? द्विविस्थापन है? नहीं। देखो ये हमारा क्या है बेटा? ये है अम्ल और ये क्या है? क्षार। और आप लोगों को बताया गया है कि अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब आप लोग हैं। जो आप लोगों के मन में चल रहा है कौन सा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है, उदासीनीकरण हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया है ये? उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसी में कोई दिक्कत क्यों है वो चीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण जिस अभिक्रिया में होता है उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
बाकी बेटा आप भी चाहते हो इन बच्चों की तरह टॉप करना, जो कि 600 में से 583 नंबर, 578 नंबर, 571 नंबर, 567 नंबर, ऐसे कई बच्चे हैं जो 550 प्लस आपको लाए हैं। तो अगर आप भी ये नंबर लाना चाहते हो तो आपको करना क्या है बेटा, आपको जुड़ जाना है शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से, जहां पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि खाली आपके जुड़ने की वजह से आपके ये नंबर आ जाएंगे। आपको जुड़ना है और मेहनत करनी है। जुड़ने के लिए फीस जो है वो मात्र 1799 रुपए है। एक बार आप 1799 का पेमेंट करिए, आप शुरू से लेके मतलब अभी से लेके एग्जाम तक में आपको दोबारा कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और बाकी जितने भी बैचेस बन रहे होंगे, ब्रह्मास्त्र बैच हो, क्रैश कोर्स बैच हो, सभी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जा रहा होगा। इसमें आपको लाइव क्लास, टॉपर नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वन शॉट रिवीजन, पिछले साल के पेपर के सोल्यूशन, डाउट क्लास, स्पेशल ट्रिक, A to Z पूरी तैयारी। और सबसे स्पेशल चीज, हर संडे आपका टेस्ट हो रहा होगा, जो आपको ये जस्टिफाई करेगा कि आपने कितना तैयार कर रखा है या कितना आपको और तैयार करने की जरूरत है। जुड़ना कैसे है, प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला जिस ऐप को बेटा 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है और ऐप से जुड़े हुए हैं। तो वहां से ऐप से जुड़ के पेमेंट करके इस नंबर पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको करना क्या है, इस QR कोड को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद पेमेंट करना है। किसी भी साइट से आप पेमेंट करिए, मतलब पेटीएम करो, फोन पे करिए, गूगल पे करिए, कैसे भी आप पेमेंट करोगे। करने के बाद जैसे ही आप उस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, आपको 15 मिनट के अंदर जो है बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा। ठीक है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो इससे जुड़ जाइए। इसके जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। जैसे ही आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ोगे बेटा, तो आपको हर वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा, जो कि आपके बोर्ड के द्वारा जारी हो रहा होगा, या फिर शुभम क्लासेस में जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जाएंगे, उसके बाद ही आपको वो देखने को मिलता है। तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल होने वाला है, क्या स्पेशल होने वाला है। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएंगे, और जितने भी नए बच्चे बेटा वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है वो एक बार लाइक कर देंगे, और जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया है वो एक बार लास्ट में कमेंट करके बता दोगे कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है, इसको एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो अगली क्लास में मैं पहले उसी को समझाऊंगा, उसके बाद फिर आगे चलूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।